बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 11 से 12 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह इस श्रृंखला के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो रेगुलर बेसिस पर इस श्रृंखला को जरूर फॉलो करें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि दर्ज किया है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी कि मार्च 2023 में किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 यानी कि 1807 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है। तो भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया। तो ऐसे में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 बाईपास समेत बिहार में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। ये डेटा यहाँ से ध्यान रखेगा। कुल मिला के 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है जहां से प्रश्न आपके राइज होंगे एग्जाम में। तो ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसमें बिहार से गुजरने वाले राम जानकी मार्ग, अररिया जिले में रानीगंज बाईपास और वैशाली जिला में जंदाहा बाईपास का निर्माण शामिल है। तो कुल मिला के 1807 करोड़ रुपए से इन तीनों यानी कि 2 बाईपास समेत बिहार की 3 बड़ी सड़क परियोजना के लिए कुल मिला के 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। क्योंकि यहाँ पर बात यह है राम जानकी मार्ग की, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राम जानकी मार्ग के तहत बिहार में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार के सिवान तक कुल 41 किलोमीटर एनएच निर्माण के लिए 1661.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई या फिर स्वीकृत किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 1807 करोड़ में से 1661 करोड़ का जो मतलब की राशि है जो आवंटित की गई है ये राम जानकी मार्ग के लिए आवंटित किया गया है। इस बात का यहाँ से आपको ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में इन सारे तथ्यों को जरूर नोट कीजिएगा। इन सारे तथ्यों के अतिरिक्त एक पॉइंट बिहार के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था लेकिन पुनः यहाँ पर हमने एकदम से रिवीजन पर्पज से आपके लिए ऐड किया है। तो ऐसे में से ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार में 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता NH 19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के नवादा गांव को जोड़ेगी। कुल मिलाकर 7 जिले इसमें शामिल है। एग्जाम में अगर प्रश्न बने कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों को कवर करती है तो बिहार के कुल मिला के 7 जिलों को ये कवर कर रही है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे का नाम NH 119D के रूप में अधिसूचित किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पे प्रश्न बना है कि किस जिले की है लक्ष्मी झा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहरसा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, इसमें पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले ये ध्यान रखें प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सहरसा की पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये लगभग भूमध्य रेखा पर ही अवस्थित है तंजानिया में।
हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है कि माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ये दुनिया का पहला ऐसा माउंटेन है जो कि सबसे ऊंचा है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि माउंट किलिमंजारो पर 3 ज्वालामुखी शंकु है, जिन्हें कि कीबो, सीरा और मावंजी नाम दिया गया है, और जिनमें कि कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। और ज्वालामुखी की बात यह तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो प्रश्न में आपने देखा कि लक्ष्मी झा ये माउंट किलिमंजारो की जो फतेह हासिल की है बिहार के सहरसा की रहने वाली है। ऐसे में यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि शायद ये बिहार की पहली महिला है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं इस पे सर्च करके मैं ये जानकारी आपको जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखें, ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली बिहार की सहरसा जिले की रहने वाली है, जिनका नाम है लक्ष्मी झा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पोत पर हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि INS विक्रांत। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 6 मार्च 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया, और यह पहली बार सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में भारत के वर्तमान जो कि सेना प्रमुख है उनकी सूची को शामिल किया है। आप रिवीजन पर्पज से इसे एक बार पुनः देख लीजिए। थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख है एयर मार्शल VR चौधरी, नौसेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो यह जनरल अनिल चौहान। एक जानकारी हमने आपको दिया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले की बात करें तो पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये थे बिपिन रावत, जिनका कि जो हवाई दुर्घटना में मौत हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में, जो कि MI-17 V5 विमान जो था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कुल मिला के 13 लोगों की इसमें मौत हुई थी 2021 में। इसकी जानकारी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अब यहाँ पर बात हो रही है INS विक्रांत की। तो INS विक्रांत के बारे में संबंधित तथ्यों की चर्चा यहाँ पर हमने इस स्लाइड में किया है। सारी जानकारी जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो INS विक्रांत भारत का विमान वाहक युद्धपोत है, और इसके बारे में हमने जानकारी सितंबर 2022 में दिया था कि सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल से भारत में ही बने यानी कि स्वदेश निर्मित यानी कि मेक इन इंडिया विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। ये जानकारी हमने आपको दिया था, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को यानी वही चीज को यहाँ पर लिखा गया कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, और यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। यह 262 मीटर लंबा और इसका वजन 45,000 टन है। हालांकि यहाँ पर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में पूरे विश्व में कुल मिलाकर 6 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 40,000 टन के वजन से ज्यादा का युद्धपोत तैयार किया है। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि हम यहाँ पर इस INS विक्रांत की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2200 कंपार्टमेंट है, और एक बार में 1600 से ज्यादा सैनिक इसमें रख सकते हैं। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और INS विक्रांत के सेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और भी बढ़ गई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि हालांकि भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। यानी कि भारत को अगर हम साथ में लें तो वर्तमान समय में कुल मिला के 6 देश हैं। भारत से पहले 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत के पहले विमान वाहक जहाज की, तो ऐसे में ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको विस्तार से पढ़िएगा कि भारत के पहले विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 36 वर्षों की सेवा के बाद विक्रांत 31 जनवरी 1997 को सेवा मुक्त किया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था INS विक्रांत को, जो कि भारत का पहला विमान वाहक जहाज था। और विक्रांत की बात करें तो विक्रांत नाम संस्कृत के विक्रांत शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है साहसी। तो चीजों को इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हालांकि हाल ही के दिनों में INS विक्रांत लॉन्च किया गया है सितंबर 2022 में कोच्चि केरल से। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जितने भी छात्र बार बार बोलते हैं कि सर इसका PDF फाइल कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी PDF आपको BPSC मेकर ऐप पर मिल जाएगा। BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं से आप सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक
में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 100 स्थान से 108वें स्थान पर पहुंच गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि वीडीएम अर्थात वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत उदार लोकतंत्र सूचकांक यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में 97वें स्थान पर, जबकि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वें स्थान पर रहा। वे पे अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें यानी कि एलडीआई अर्थात लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में यानी कि भारत नहीं बल्कि डेनमार्क जो है उदार लोकतंत्र सूचकांक में 0.89 की उच्चतम व्यापक स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। यानी कि डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है उदार लोकतंत्र सूचकांक में। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। जबकि वहीं भी हम बात करें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि एलडीआई में पाकिस्तान 2 पायदान नीचे 106वें और ईडीआई में 110वें स्थान पर रहा। पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर लिखा गया तो इसे भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि भारत की दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर रहा। दोनों कैटेगरी में से कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न की हाल ही में आयोजित 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा दास यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा है। और आपको वहीं पर ध्यान रखना है कि वहीं एल मुरुगन ने इस साल के पेशेवर फोटोग्राफर का पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन को प्रदान किया, जबकि अरुण शाह को शौकिया फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया या फिर मिला। इन सब के अतिरिक्त अगर यहाँ पे हम बात करें फोटोग्राफी दिवस की तो प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले वर्ष 2022 में जो फोटोग्राफी दिवस मनाया गया इसका थीम क्या है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ये 2022 का इसका थीम था जो कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। अब फोटोग्राफी की बात यह तो ऐसे में आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, मार्च 2022 में ईरान के मोहम्मद रेजा मौसमी ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड का 13वां संस्करण जीता था। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोबारा आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो या फिर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स हो। सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर इस श्रृंखला के माध्यम से आपका मजबूत हो रहा है, तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो राइट आंसर होगा कॉनराड संगमा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना, हाल ही में विधानसभा चुनाव में 26 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको ध्यान रखना, लगातार दूसरी बार वे मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं कॉनराड संगमा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर संबंधित होगा मेघालय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर इसे शामिल किया, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। तो यहाँ पर यह पॉइंट है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का राष्ट्रीय संग्रह फरवरी में 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। और इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर हम देखें पिछले वर्ष से तुलना करें यानी कि इसमें तो 12% की वृद्धि दर्ज किया गया। अब इस वृद्धि को राज्यवार देखें, हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया था, यहाँ पर चीजें हमने शॉर्ट में लिखा है। जहां पर बिहार में 24% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं पर मेघालय की बात करें तो मेघालय में ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पर जो वृद्धि का जो मतलब कह सकते पैमाना था वो ऋणात्मक रहा, -6% रहा। तो ये यहाँ से ध्यान रखना, जीएसटी का जो संग्रह है ये दर ऋणात्मक रहा है यहाँ पर मेघालय में। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट भी मेघालय से संबंधित है कि 15 से 28 दिसंबर 2022 तक भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इसका काजिंद 22 का छठा संस्करण था जो कि 15 से 28 दिसंबर 2022 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में फाइलूरस
फिम्ब्रिएटस खबरों में है, बताएं यह किसकी प्रजाति है। तो आप यहाँ पर तस्वीर को देख के समझ चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली की यह प्रजाति है। और इसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से लिखा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में फाइलुरस फिम्ब्रिएटस नामक छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब ये फाइलुरस फिम्ब्रिएटस जो नामक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, अब इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि यही वो छिपकली है। हालांकि यहाँ पर हमने ये तस्वीर को इंटरनेट से लिया है, इस बात की ये बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है कि जो यहाँ पर जो लिखा गया है प्रजाति का नाम, ये वही प्रजाति है या फिर कोई और। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने एकदम से आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर ये इमेज को दर्शाया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया के एक निर्जन क्वींसलैंड द्वीप पर किया गया है। और आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ों की खोज हुई हाल ही के दिनों में, कुछ नई प्रजातियों की। तो ऐसे में इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा कि नवंबर 2022 में केरल के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की थी, जो कि लगभग 220 साल के बाद खोजी गई। इस प्रजाति का नाम एपिस करिनजोडियन रखा गया, जिसका सामान्य अर्थ होता है इंडियन ब्लैक हनी बी। जो कि आपको ध्यान रखना है, किसी भी मधुमक्खी की प्रजाति की जो खोज हुई थी पिछली बार, आखिरी बार 1798 में एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी की खोज की गई थी। अब तकरीबन 220 साल के बाद ये एपिस करिनजोडियन नामक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखेगा। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी है कि हाल ही में दीखू नदी, जो कि मोकोकचुंग नागालैंड में है, और यहाँ से मछली की एक नई प्रजाति पेथिया दीखू एजेंस की खोज की गई है, जो कि ये दीखू नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखेगा, ये नागालैंड में दीखू नदी है, यहीं से इसकी खोज हुई, जो कि मछली की एक नई प्रजाति है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा हो रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में ऐसे में कुछ प्रश्न बने हैं, जिसका यहाँ पर एकदम से विस्तार से संग्रह किया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की वीना नायर को विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला है 2 अप्रैल 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ वर्ष 2022 में आईसीसी टी20 विश्व कप का 8वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और इस आईसीसी टी20 विश्व कप के 8वें संस्करण की बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया था। दूसरी बार खिताब को जीता इंग्लैंड ने। तो ध्यान रखिएगा, ये संबंधित तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 से बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। तो इस खिताब को अपने नाम किया है मैक्स वर्स्टेपन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि फार्मूला 1 सीजन 2023 हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के साथ शुरू हुआ, और शुरुआती चरण में आपको ध्यान रखना बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो यह पहली बार है जब उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है, और साथ साथ पहली बार उन्होंने फार्मूला 1 के शुरुआती मैच में ही जीत हासिल की है। फार्मूला 1 कई चरणों में गुजरता है, और इसकी जो शुरुआत हुई है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के साथ हुई है। ये यहाँ से ध्यान रखें। वह हम दूसरे स्थान की बात करें तो रेडबुल के सर्जियो पेरेज इसमें दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि मैक्स वर्स्टेपन भी रेडबुल के ही ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि शालिजा धामी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि भारतीय वायु सेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में फ्रंट लाइन कॉम्पैक्ट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना है। और ऐसे में इस बात का ध्यान रखेंगे कि वायुसेना के इतिहास में फ्रंट लाइन कॉम्पैक्ट यूनिट संभालने वाली यह पहली महिला अधिकारी है। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इनका नाम ध्यान रखेगा, शालिजा धामी इनका नाम है। अगला पॉइंट है कि अब वे भारत के सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में मिसाइल तैयारी और कमान नियंत्रण की निगरानी करेगी। साथ ही इंडियन एयरफोर्स में शालिजा धामी को 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स को शालिजा धामी ने कब ज्वाइन किया था। तो एज ए पायलट 2003 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर के लेखक कौन है। इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक है के.एम. चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त
इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा KM चंद्रशेखर। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी तथ्यों की बात करें तो हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी गई किताब जादूनामा का 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और इस किताब के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त हमने 2022 में लिखित कुछ पुस्तक और उनके लेखकों की यहाँ पर चर्चा की है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है नाउ यू ब्रीथ के लेखक है राखी कपूर, लिखा है राखी कपूर, जो कि 2022 में लिखी थी एक पुस्तक है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल के लेखक हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कश्मीर 370 के 7 और बाद जितेंद्र दीक्षित। हे राम 2 जय श्री राम आनंद वर्धन सिंह। टॉम ऑफ सैड गीतांजलि श्री और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। बिरसा मुंडा जनजाति नायक धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इसके अतिरिक्त हाउ टू लिव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड। इस तरह के प्रश्न यहाँ से मतलब कि इस टॉपिक से प्रश्न जो लिखित पुस्तक है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनना स्वाभाविक है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में पहला जो संस्करण है इसका ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है असम में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर असम के गुवाहाटी में ये आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपका जो 69वीं BPSC एग्जाम प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। जितने भी छात्र इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो BPSC मेकर ऐप पर जो कोर्स लॉन्च हुआ है इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर अब आपका जो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है। हालांकि सिलेबस आधारित नोट्स, करंट अफेयर्स, बिहार जीके ये सारे अपडेट हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपकी तैयारी बेहतर होगी और प्री एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में काफी हेल्प आपको करेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे 12वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव कार्यक्रम का या फिर स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरदीप सिंह पुरी। इसको यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने महिलाओं के नेतृत्व वाले 3 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया। और स्वच्छोत्सव को लॉन्च करने के दौरान विभिन्न आइकन्स लीडिंग सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि WINS विंस चैलेंज 2023 की भी घोषणा की गई। ये भी यहाँ से नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि 10 मार्च से स्वच्छता यात्रा की शुरुआत होगी यानी हो चुकी है, जो कि 30 मार्च को पूरी होगी, जिसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में भी घोषित किया गया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है स्वच्छता मिशन की। तो भारत में वर्ष 2014 में स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछले इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। बतलाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सारी जानकारी उसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो जानकारी हमने आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में दिया था, आप लोग चाहें तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स में ये सारे मटेरियल आपको मिलने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इस कोर्स की जो ऑफर की अवधि है इसे एक्सटेंड किया गया है। तो आप लोग जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।